शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीतिकाल का नामकरण और सीमांकन के विषय में। दोस्तों, इस चैनल में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और पत्रकारिता से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। नामकरण और सीमांकन। रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी पर्याप्त विवाद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। उनके अनुसार रीति शब्द एक विशेष प्रकार की पदरचना या परिपाटी का सूचक है। रीति वास्तव में प्रणाली या प्रस्तुति की द्योतक है। इन कवियों ने एक विशिष्ट प्रणाली को दृष्टि में रखते हुए काव्य रचना की है। दोस्तों, रीतिकाल का नामकरण को लेकर के पर्याप्त विवाद रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। शुक्ल जी के अनुसार रीति शब्द एक विशेष प्रकार की पदरचना है या परिपाटी के सूचक है। रीति वास्तव में प्रणाली या प्रस्तुति का द्योतक है। इन कवियों ने एक विशिष्ट प्रणाली को दृष्टि में रखते हुए काव्य की रचनाएं की है। यह प्रणाली ऐसी थी जिनमें सर्वप्रथम कवि आचार्य धर्म का निर्वहन करते हुए काव्य रचना की रीति या लक्षण प्रस्तुत करते थे, तद अनुरूप रचना करते थे। दोस्तों, इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम कवि आचार्य धर्म का निर्वहन करते थे, उसके बाद ही काव्य रचना करते थे। साथ ही रीति या लक्षण प्रस्तुत करते हुए रचनाएं करते थे। ये उदाहरण उनके अपने रचे हुए भी होते थे और कभी दूसरे कवियों के भी उदाहरण दिए जाते थे। अतः लक्षण बताकर उदाहरण देने की प्रवृत्ति इसी युग में एक परंपरा सी बन गई। दोस्तों, इसमें लक्षण बताकर के उदाहरण देने की प्रवृत्ति इस युग में एक परंपरा बन गई थी। ये उदाहरण अधिकांश श्रृंगारी होते थे, अतः इन लक्षणों की एक रीति सी बन गई थी। यही कारण है कि कवि शिक्षा देने या लाक्षणिक ग्रंथ लिखने के कारण इस कवियों को आचार्य या आचार्य कवि भी कहा जाता था। अतः इन लक्षणों की यह रीति सी बन गई थी कि यही कारण है कि कवि शिक्षा देने या लाक्षणिक ग्रंथों को लिखने के कारण इन कवियों को आचार्य या आचार्य कवि कहा जाने लगा। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। इसी प्रकार अन्य बहुत से कवियों ने भी रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना के अर्थ में किया है। अतः यह नामकरण अत्यंत सटीक, सारगर्भित एवं अर्थवान बन गया। दोस्तों, इस प्रकार से अन्य कवियों ने भी रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग करके काव्य रचना के अर्थ में किए हैं। इसलिए यह नाम अत्यंत सटीक, सारगर्भित और अर्थवान बन गया है। श्रृंगार की प्रवृत्ति इस युग में प्रमुख है।
और श्रृंगार संबंधी काव्य परिणाम में भी पर्याप्त है, परंतु यह भी विस्तृत नहीं किया जा सकता कि इस युग के बहुत से कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखकर भी श्रृंगार को स्थान नहीं दिया। दोस्तों, इसमें श्रृंगार की प्रवृत्ति इस युग में प्रमुख है और श्रृंगार संबंधी काव्य का परिणाम भी पर्याप्त रूप में मिलते हैं, लेकिन विस्तृत नहीं है। इस युग में बहुत से कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिख करके श्रृंगार को भी स्थान नहीं दिए हैं। नीति भक्ति प्रवृत्ति के ऐसे कई ग्रंथ भी हैं जिनमें श्रृंगार नहीं है। साथ ही वर्णन भी राजा या आश्रयदाताओं की रुचि को केंद्र में रखकर ही किया गया, स्वेच्छा से नहीं। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीति भक्ति प्रवृत्ति के ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें श्रृंगार नहीं है। साथ ही श्रृंगार वर्णन भी राजा के आश्रय में रख करके, राजाओं की रुचि को केंद्र में रख करके रचा गया है, इस स्वेच्छा से नहीं रचा गया है। इस काल का नाम रीति काल ही सर्वाधिक वैज्ञानिक और संगत है। इस प्रकार से यह रीति काल नाम सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्क संगत है। इस युग में रीति संबंधी ग्रंथ तो अधिक लिखे ही गए, साथ ही इस युग के कवियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही ग्रंथ रचने की है। इस युग में रीति ग्रंथ संबंधी अधिक रचनाएं लिखी गई, साथ ही इस युग में कवियों की प्रवृत्ति भी इस प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं रही है। फिर श्रृंगार रस के उदाहरण भी लक्षण के रूप में ही प्रस्तुत किए गए, अतः ये भी रीतिबद्ध काव्य से अधिक दूर नहीं रहे। रीति निरूपण की यह प्रवृत्ति भक्ति काल में भी जन्म ले रही थी, यद्यपि यह नाम भी पूर्णतः उचित नहीं है। अतः ये जो रीतिबद्ध काव्य से अधिक दूर नहीं थे, रीति निरूपण की यह प्रवृत्ति भक्ति काल में भी जन्म ले रहे थे, यद्यपि यह नाम भी पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इसका कारण है कि रीति काल के कुछ कवि इस रीति से अलग रहे। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर जैसे कवियों पर न तो काव्यशास्त्र का प्रभाव रहा और न ही इन्होंने रीति निरूपण काव्य ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार सूदन, जोधराज जैसे वीर रस के कवि भी इस नाम के अंतर्गत नहीं आ पाते, किंतु इन कवियों को रीति मुक्त अथवा रीति इतर श्रेणी में रखा जा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि रीति काल के कुछ कवि इस रीति से अलग रहे हैं, जिसमें आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर जैसे कवियों ने न तो काव्यशास्त्र का प्रभाव रहा और न ही उन्होंने रीति निरूपण काव्य ग्रंथों की रचनाएं की है। इस प्रकार से सूदन, जोधराज जैसे वीर रस के भी कवि इन नाम के अंतर्गत नहीं आ पाए हैं, किंतु इन कवियों की रीति मुक्त अथवा रीति इतर श्रेणी में रखा जा सकता है। विषय चयन एवं विषय विस्तार के आधार पर इसे रीति काल कहना ही उचित है। दोस्तों, विषय चयन और विषय विस्तार के आधार पर इसे रीति काल कहना
उचित होगा। साथ ही अधिकांश कवियों द्वारा श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण करना भी एक विशिष्ट पद्धति के अंतर्गत आता है। अनेक आचार्यों के रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ भी इनके प्रमाण हैं। रीति मुक्त कवियों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रीति के प्रभाव को देखा जा सकता है। साथ ही अधिकांश कवियों ने श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण करना भी एक विशिष्ट पद्धति के अंतर्गत आ जाते हैं। अनेक आचार्यों ने रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ भी इसके प्रमाण है। रीति मुक्त कवियों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रीति का प्रभाव देखने को मिलते हैं। किसी भी काल का आदर्श सीमा निर्धारण संभव नहीं है। कारण यह है कि काव्यधारा या प्रवृत्ति विशेष को किसी विशेष निश्चित तिथि में नहीं बांध सकते। आचार्य शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत मानी है। बाद के आचार्यों ने इसे मान्यता दी। रीति काल के प्रथम कवि को लेकर भी विवाद रहा है। कुछ विद्वान केशव को मान्यता देते हैं, जबकि कुछ ने चिंतामणि को रीति काल का प्रथम कवि माना है। दोस्तों, किसी भी काल का आदर्श सीमा निर्धारण संभव नहीं है। यही कारण है कि काव्यधारा या काव्य प्रवृत्ति विशेष को किसी विशेष निश्चित तिथि में नहीं बांधा जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी ने रीति काल की समय सीमा को 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। इन बाद के आचार्यों ने इसे ही मान्यता दी है। रीति काल के प्रथम कवि को लेकर के भी विवाद है। कुछ विद्वान केशव को प्रथम कवि मानते हैं, जबकि कुछ ने चिंतामणि को रीति काल के प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य केशव की रचना रसिक प्रिया सन 1591 में ही रीति काव्य सृजन की परंपरा का आरंभ हो चुका था, परंतु अविच्छिन्न रूप से रीति निरूपण विषयक ग्रंथ की रचना चिंतामणि के रचना काल से ही प्रारंभ हुई। अतः केशव के रीतिकाल परंपरा के स्रोत खोजे जा सकते हैं, परंतु समय सीमा के आधार पर उन्हें भक्ति काल के उत्कर्ष का कवि आचार्य ही माना जा सकता है। दोस्तों, आचार्य केशव की जो रसिक प्रिया है, उनकी रचना सन 1591 में ही रीति काव्य सृजन की परंपरा शुरू हो चुका था, परंतु अविच्छिन्न रूप से रीति निरूपण विषय ग्रंथों की रचना चिंतामणि के रचना काल से ही प्रारंभ हो गई थी। अतः केशव से रीतिकाल परंपरा के स्रोत खोजे जा सकते हैं, लेकिन समय सीमा के आधार पर उन्हें भक्ति काल के उत्कर्ष का कवि मान सकते, आचार्य नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रीतिकाल का नामकरण और सीमांकन के विषय में बताया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।